एमएसपी एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जो बरसों से हम लोग सुन रहे हैं। जो किसान हैं वो इसको जानते हैं और जो किसान नहीं है उनके लिए लगता है कि पता नहीं ये क्या शब्द है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान अपने फसल का हमेशा से मांगते रहे हैं। क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि अपने फसल के लिए वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगे? वो कभी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की बात नहीं होती है कि हम जब उत्पादन करते हैं, हमारा जो उत्पादन लागत होता है उसके हिसाब से सरकार ये सुनिश्चित करे कि हमको कम से कम इतनी कीमत मिलेगी। कई वर्षों से यह बात होती रही है और इसके विभिन्न पहलुओं पे हम चर्चा करते रहे हैं। आज इसकी कुछ और बारीकियों को हम तह तक जाके जानना चाहेंगे और इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे लोकसभा के सदस्य हैं सुधाकर सिंह जी, बक्सर जो बिहार का एक कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से हैं। इससे ज़्यादा यह स्टैंडिंग कमेटी जो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बनाई जाती है उसमें भारत सरकार के कृषि, पशुपालन, सहकारिता, फूड प्रोसेसिंग, इन सब को मिलाकर जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है उसके आप एक सक्रिय सदस्य हैं। तो मैं समझने का प्रयास करूंगा कि एमएसपी पे आप लोग इतना हल्ला क्यों करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल कृषि का और मैं हूं राकेश के कश्यप। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के गंभीर मुद्दों के साथ मैं आपको हमेशा जुड़ते रहूँगा। सुधाकर जी, हम लोग आपके साथ जुड़े हैं तो बहुत बार ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं। आपसे बात करने में तो बहुत लंबे विषय पे चले जाते हैं। मैं अभी जो आज चर्चा करना चाह रहा हूँ एमएसपी को लेकर, कि आप जब एमएसपी को लेकर कई सारे आंदोलनों में जुड़ते हैं तो आखिर सरकार तो एक आंकड़ा अभी भी दी है जो नया एमएसपी आया है उसमें सरकार दिखाती है कि 2013-14 से बढ़ोतरी जो हुआ वो इतना % हो गया। कभी पिछले साल से इस साल की बढ़ोतरी के ऊपर फोकस नहीं होता है। एमएसपी का क्या मुद्दा है? क्यों एमएसपी के ऊपर इतना ज़्यादा रिजिडिटी किसानों की तरफ से है और सरकार की तरफ से है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और दूसरा सबसे क्रिटिकल सवाल आपका है और बहुत पेचीदा है, समय लेने वाला, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कम समय में समझाऊं। ये बहुत आसान भी नहीं है। 100 करोड़ आबादी का जो आजीविका है खेती, और अमेरिकी कृषि या यूरोपीय कृषि जो उसके लिए बिजनेस है, दोनों में थोड़ा अंतर है। हमारे जो कॉरपोरेट हैं वो टीवी चैनलों के मालिक हैं, वो अपने नज़रिए से इसको समझाते हैं, न कि भारत के किसानों के नज़रिए से समझाते हैं। ये हमारी आजीविका है, इसको हम करते हैं, हमारी इसी पर पूरा जीवन रेखा है। जब आजीविका का सवाल हो तो माना जाता है कि इससे हम अलग नहीं हो सकते। निश्चित, उनके व्यापार से हम अलग हो सकते हैं लेकिन हम अपनी आजीविका से नहीं अलग हो सकते हैं। जो भी आजीविका हो, जिसका भी जो भी काम करता हो, हम ये नहीं जानते कोई आईएएस होगा, कोई नेता होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, उसकी जो भी है वो कम करे बेसी करे, करेगा वही। ठीक उसी तरह से किसानी भी एक पेशा है, आजीविका है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते, चाह करके भी, घाटा लगे या हमको मुनाफा हो। ये महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात, इस देश के भीतर एमएसपी लागू ही नहीं है। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ तो लोग चौंक जाएंगे देश में कि एमएसपी तो है लेकिन ये कह रहे हैं लागू नहीं है। मैं इसको भी एक दो मिनट में समराइज तरीके से, भारत में कोई एमएसपी लागू नहीं है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि केवल देश के किसानों के लिए ही एमएसपी है, देश के कारपोरेट के लिए भी है। उनके लिए तो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उनके लिए। ध्यान दीजिए, इस देश में कभी टीवी चैनल पे चर्चा नहीं किए होंगे कि एमएसपी क्यों नहीं है, एमआरपी क्यों है कारपोरेट के लिए, और किसान के लिए तो एमआरपी नहीं है, हमारे एमएसपी है। हम मिनिमम पर हैं और कॉर्पोरेट को मैक्सिमम पर है। देखिए, डबल है, सरकार कर रही है। मिनिमम पे है लेकिन मिनिमम भी नहीं मिल रहा है। मैं उसी पर आ रहा हूं कि इस देश में एमएसपी लागू ही नहीं है। थ्योरेटिकली है एमएसपी, आईवास है, आईवास ही है ना, हम उस पर ला रहे हैं। भारत में 400 फसलें उगाई जाती हैं। 400 फसलों में से केवल 23 फसल पर इस देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक मेथड तैयार किया गया, स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से। 400 फसलों पे नहीं, केवल 23 फसल पे। उसमें से केवल 2 फसल खरीदी जाती है सरकार के द्वारा, चावल और गेहूं। 21 फसल नहीं खरीदी जाती देश में। तो फिर उसके एमएसपी का क्या मतलब हुआ? वही देखा, आईवास, झुनझुना, जैसे बच्चा है ना रोता है तो उसको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। तो हम लोग किसान लोग कभी कभी सरकार से कहते हैं तो एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया जाता है। आपके लिए तो एमएसपी घोषित कर दिया हमने।
लेकिन वो एमएसपी कहाँ मिलेगा, इसको कौन लागू करेगा, और जब नहीं लागू होगा तो कौन किसको दंडित करना है, कहीं कुछ मालूम नहीं। मैंने कहा 2 फसल पे लागू हुआ, चावल और गेहूं पर। अब आइए इस चावल और गेहूं पर भी हम पूरे देश में केवल 23% खरीदते हैं, सब नहीं खरीदते, बाकी छोड़ देते हैं ओपन मार्केट में। वह भी 23% किसके लिए खरीदते हैं, किसान के लिए नहीं। वो जो हम अपने जो सप्लाई चेन के लिए, जो फूड सिक्योरिटी को मेकअप करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हम जो 5 किलो अनाज देते हैं, 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं गरीबों को, उसकी ज़रूरत है। तो ज़रूरत है तो हवा में तो मिलेगा नहीं अनाज, उसके लिए तो एक रेट निर्धारण करना होगा। तो ये अमेरिका में भी गए थे लोग लाने के लिए 66 में, जब सूखा पड़ा था, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। अमेरिका ने PL 8480 में इस तरह की शर्तों को लाद दिया कि वो बूढ़ा आदमी भारत में रोते हुए आए थे, और आज भी उनके वीडियोग्राफ मौजूद हैं इस देश के भीतर। उन्होंने कहा था कि देश के नागरिकों को बहुत पीड़ा के साथ, हम एक वक्त की रोटी नहीं खाएंगे, हम अमेरिका के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। और केवल नारा नहीं दिया, उन्होंने उपवास रखा देश के सामने, यह दिखाया कि नहीं, मैं आज जैसा मोदी जैसा नहीं कि तेल को कटौती करना है, सुबह ही हवाई जहाज से चले जाना है, ये नहीं कहा शास्त्री साहब ने। राजनीतिक बैठे, मुझको आप ये बताइए कि जब आपने कहा कि 23% ही क्रय होता है, लगभग यही है आंकड़े, ठीक है, तब फिर क्यों मारामारी है जब हम बाकी का प्रोडक्ट बाजार में बेच रहे हैं 77%, तो किसान क्यों MSP के लिए इतना फाइट करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि प्राइस को रेगुलेट करना सरकार की जिम्मेदारी है। अभी याद करिए, अभी जस्ट आज की मैं बात कर रहा हूं, कल आपने देखा होगा चीनी के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया गया देश में। क्यों भाई? चीनी का दाम तो बढ़ा भी नहीं था अभी, क्यों आप रोक लगा दिए? इसलिए रोक लगा दिए कि एक संभावना था कि चीनी का दाम बढ़ सकता है। प्याज के रेट पर संभावना होता है बढ़ने का, तुरंत आप एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं। तो आप जब रेगुलेट करते हैं कि अधिक न प्राइस मिले किसान को, तो न्यूनतम भी तो तय करना आप ही का काम है, न्यूनतम की भी तो जिम्मेदारी आपको लेना होगा। लेकिन जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं किसानों के, आप बताइए ऐसा क्या संभव है कि किसान धान गेहूं की खेती करना बंद कर दे, या उतना ही करे जितनी उसकी जरूरत हो? देखिए, हम तो एक बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया है आपका या मेरा भी आइडिया है। हाँ। अगर हम ऐसा कर दिए इस देश के लोग, तो इस देश में शहर खाली हो जाएंगे, बॉम्बे दिल्ली बैठा हुआ, कोलकाता बैठा हुआ खाली हो जाएगा भोजन के अभाव में। जिस दिन हम अपनी जरूरत के बराबर केवल खेती कर दिए, किसान केवल अपने उत्पादन में 25% खाली कटौती कर देंगे, ये शहर के शहर खाली हो जाएंगे। हम जाएंगे ही नहीं बेचने, हम MSP मांगेंगे ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये आजीविका है, मैं बंद नहीं कर सकता। हम क्रॉप शिफ्ट कर दें, क्योंकि सरकार तो बांट रही है गेहूं और चावल ही, और उसके लिए उसको प्रोक्योरमेंट करना। आप देख रहे हैं ना, जैसे कि जो कोई कोई गन्ना उत्पादन कर रहा है, तो चीनी एक्सपोर्ट कर रहा था, उसको रोक दिया। उसको तो सरकार के एक पन्ने का कागज नहीं, तो उसका एक कारण ये भी है, हम बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, उस सवाल का क्यों आप बंद कर देंगे? वो बंद कर देंगे इसलिए कि उसमें एक लॉबी काम कर रही है, जो लॉबी सरकार को इन्फ्लुएंस कर पाती है। हमारे जो धान के और गेहूं के उत्पादक किसान हैं, उनका स्टेक इतना छोटा है, या वो इतने छोटे किसान हैं कि सरकार को इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि इनके साथ हम कोई भी खेल करें। फर्क तो पड़ता था, ये फर्क तो पड़ा 90 तक 92 तक। याद करिए, BPC मर गए इस देश में, पूर्व प्रधानमंत्री किडनी फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था किडनी BP सिंह का? वो मुंबई पोर्ट पर भूख हड़ताल कर रहे थे, गेहूं आयात हो रहा था। भाई, भारत के पास खाने के लिए नहीं था 90 तक, पूरे भरपेट भोजन नहीं था। 85 का मामला है, काला हांडी का मामला, जो भूख से मौत हुई थी, दुनिया के सामने अपमानजनक पीड़ा, अपमानित हुआ था देश। तो ये 90-92 तक हमारे पास नहीं था, इंपोर्ट करना पड़ता था। हम इंपोर्ट, सवाल ये नहीं है कि इंपोर्ट, बाकी चीज़ों का इंपोर्ट नहीं भी होगा तो चलेगा का, लेकिन चावल गेहूं नहीं आएगा पर्याप्त, तो लोग खाने भी ना मर जाएंगे। नहीं, लेकिन इस बात पे जब इतनी गंभीर मुद्दा है, तो आप बहुत सारे किसान संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, कभी ऐसा संभव लगता है क्या कि किसान इस बार्गेनिंग स्टेज में आएगा कि भाई हम उत्पादन नहीं करेंगे, हम चावल गेहूं के अलावा हम नहीं, हम सरकार अपनी बनाएंगे,
हम लोग इतना झुक कर कहीं बात नहीं करने वाले किसी से। हम अपनी सरकार बनाएंगे। और याद करिए, मैं इस्तीफा दिया था, हम तो सरकार में थे, सरकार से बाहर गए थे इसी बात के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी स्कीम लाना होगा इस राज्य के भीतर। देखिए, आप क्योंकि मैं बिहार का था, इसीलिए बिहार का प्रभावित किया। और देखिए, इंडिया गठबंधन ने कहा कि 10 फसल पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दूंगा। सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने कहा। और झूठ बेईमानों की बात क्या करनी है। एनडीए अभी चुनाव लड़ा है बिहार में, आप उसके घोषणा पत्र को देख लीजिए। तीसरे नंबर पे कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दूंगा। कहाँ दिया बिहार में? झूठे वायदे से हम ठगे जरूर गए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपनी लड़ाई भूल गए हैं। हम लड़ेंगे उन लोगों से जो झूठ बोल रहे हैं, ठगे हैं। हम उनसे अंतिम दम तक लड़ेंगे। जो लड़ाई में सफल होना विफल होना अलग बात है। एमएसपी का घोषणा हो जाना और प्रोक्योरमेंट सिस्टम का नहीं होना, मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आईवास है। तो फिर क्यों इतना हम सरकार से लड़ रहे हैं? आप लड़ रहे हैं कि एमएसपी को बढ़ा दीजिए। अगर मान लीजिए कि सरकार ने बढ़ा दिया, अभी 2440-41 कुछ तो चावल का क्या? हम सरकार से कोई नहीं लड़ते, हम कभी नहीं कहने जाते। लेकिन किसान संगठन तो नहीं, किसान संगठन तो अब एक ही बात कहता है, क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी स्कीम। क्या होगा मिनिमम सपोर्ट गारंटी? होगा कि इससे नीचे रेट पर खरीद बेच देश में होगा ही नहीं। बस नहीं, तो इसको कैसे आप रोकेंगे? हाँ, आप जिस क्षेत्र में जहां खरीद हुआ, किसान का कंप्लेन आया, खरीदने वाले को पनिश कर देंगे। बट किसान की तो मजबूरी है सर कि जिस समय वो हार्वेस्ट करते हैं उस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, उनको पैसे की जरूरत होती है। ये स्थिति कब आएगी कि हम उत्पादन कर लिए और हम लेकर खड़े हैं कि भैया मेरा पंजाब के लोग लड़े, हरियाणा के लोग लड़े, वो कामयाब हैं। तो गुजरात के लोग लड़े, महाराष्ट्र के लड़े, और वहां से लड़े कर्नाटक से, तो अपना दूध और गन्ना वो बेच लेते हैं एमएसपी पर। इसीलिए तो जनता ये भी पूछती है, जो हमारे तथाकथित संभ्रांत परिवार के लोग हैं, कि केवल पंजाब हरियाणा के ही किसान क्यों मुद्दे को इतना गंभीरता से मांगते हैं? कह रहा है कि केवल पंजाब हरियाणा? मैं अभी कहा ना, गुजरात दूध बेचता है। नहीं, हम नॉर्थ की बात करें। जब आप दिल्ली में जब आपका हंगामा होता है तो लोगों को ऐसा दिखता है कि पंजाब हरियाणा ही इस मुद्दे को उठा रहा है और डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहा है। नहीं, केवल पंजाब हरियाणा नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, और दिल्ली की सत्ता से तो वहीं के लोग लड़ा हमेशा। ये अभी नई बात नहीं है। मुगलों के जमाने में भी लड़ा, अंग्रेजों के जमाने में भी लड़ा। वो लड़ते ही हैं वहीं के लोग, वो ताकतवर लोग हैं इस देश के किसान। अगर वो नहीं होते तो भारत गुलाम हो जाता। हम बिहारी लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाल के लोग लड़ना भूल चुके हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा गरीबी यही है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इस गरीबी से मुक्ति का अगर कोई रास्ता है तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी लेके आना होगा, नहीं तो हम गरीबी रहेंगे और हम पलायन हमारा होता रहेगा। अब आप एक चीज़ बताइए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया, 2440 रुपया दे दिया, क्या बिहार में उस पर खरीद हो जा रही है? हाँ, खरीद हो रही है, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर खरीद नहीं हो रही है। उसको कैसे? दो हिस्सा है, एक खरीद होना, एक एमएसपी होना। दोनों ध्यान दीजिए, दोनों अलग अलग विषय है। हाँ। खरीद, कल के दिन खरीद होने लगे बिहार में, तो किस रेट पे खरीद होगा? मान लीजिए कोई, लेकिन वो दिन कब आएगा जब बिहार के किसानों? दूसरा वही सवाल, मैंने दूसरा, पहला सवाल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कल दूसरा पार्ट है खरीद नहीं होना, तो मान लीजिए हम कल खरीद के लिए कोई व्यवस्था कर दिया, एमएसपी न रहे, तो किस बात पर खरीद होगी? सर, एमएसपी तो विगत वर्षों से 10 साल से है। बिहार के किसान तो इसी बात को झेल रहे हैं ना कि उनको तो जो एक तरीके से इन्फ्लुएंसिव हैं, समर्थ हैं, वो तो अपना माल कुछ हद तक बेच लेते हैं। नहीं, बिहार में एक भी केजी नहीं बिकता एमएसपी पर। बिहार में एक भी केजी सामान नहीं बिकता। क्यों? जो प्रोक्योरमेंट भी फर्जी है, वो केवल कागजी है और लोगों से केवल पेपर ट्रांजेक्शन्स है। और जो ओरिजिनल भी अगर 1-2% कोई हो गया तो भी 300 से 400 रुपये घूस लेता है एक कोऑपरेटिव वाला, तभी उसका लेगा। देखिए, गंभीर बातें आप कह रहे हैं, इतनी सारी प्रोक्योरमेंट की डाटा आती है और आप कह रहे हैं कि वो खरीद नहीं है। पेपर ट्रांजेक्शन, मैंने कहा है पेपर ट्रांजेक्शन है। बड़े किसानों के साथ भी ये हो रहा है, एकदम चीटिंग। बिहार बड़े किसान तो और चीटिंग, उनके साथ तो और चीटिंग करना आसान है, क्योंकि उनके पास लैंड होल्डिंग है ऑन पेपर। उनसे केवल पेपर परचेज कर लेता है कोऑपरेटिव का, कहता है कि अपने रसीद को दे दीजिए और आपको घर जाके सो जाइए आप। सबसे ज़्यादा इसमें भुक्तभोगी वो भी हैं जो बड़े किसान हैं,
और जो एकदम जिसका लैंडलेस है उसको भी भुक्तभोगी है, उसके पास ज़मीन का कागज़ ही नहीं है, फिर भी वो खेती करता है इधर से उधर से, कहीं से बटैया से कहीं, तो उसको भी कुछ नहीं मिलता और बड़े किसान को भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि बड़ा किसान को लगता है कि अगर थोड़ा सा भी हमको पैसा आ गया तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन जो मीडियम किसान है 93%, उसको बिहार में सबसे ज़्यादा नुकसान है। इसीलिए 3 से 3.5 करोड़ लोग घर के बच्चे खर्च चलाने के लिए दूसरे जाके हरियाणा और पंजाब और गुजरात और महाराष्ट्र की कंपनियों में वो मजदूरी करते हैं घर खर्च चलाने के लिए। तो आप ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी का कोई सिग्निफिकेंस बिहार के किसानों के लिए नहीं है? जी एकदम नहीं है, कहीं नहीं। गेहूं और चावल दोनों में? किसी भी, मक्का भी है, नहीं है, मक्का पे भी एमएसपी है, कहाँ खरीद? मक्का का तो चूंकि स्टोरी यहाँ अलग। गन्ना का भी है तो कहाँ है खरीद? यहाँ तो दूध है, दूध पर भी एमएसपी है, कहाँ खरीद होती है? नहीं के बराबर। आप देख लें 20,000 लीटर बिहार में दूध खरीद होता है बिहार में। वही केवल महाराष्ट्र के एक जिला कोल्हापुर जिला, एक जिला छोटा जिला, वहाँ 23 लाख लीटर पर डे दूध परचेज होता है। हम कहीं नहीं हैं, किसी भी डेटा से कहीं से मैच नहीं कर सकते। आप महाराष्ट्र के चीनी उत्पादन को देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, आप गुजरात का चीनी दूध उत्पादन देख पे लीजिए फिर हम लोग और चर्चा बिहार को करेंगे, देख चूंकि लीजिए। सुधाकर जी से बात करने में ये चुनौती हमेशा है कि वार्ताएं बहुत लंबी लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि सीरीज में रहे, जिससे कि हमारे दर्शक इस बात को समझ पाए कि किस मुद्दे पे हम लोग हैं। एमएसपी में आपका कहना है कि होना ज़रूरी है कि जब कभी क्रय का सिस्टम हो तो हमारे पास एक शस्त्र तो हो कि कम से कम उससे हम लोग बात कर पाएँ। लेकिन बिहार में एमएसपी के होने या न होने का कोई भी मतलब नहीं है जब तक कि क्रय करने के लिए प्रोक्यूरमेंट का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा। आपने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि प्रोक्यूरमेंट हमारे यहाँ होता ही नहीं है, वो सिर्फ कागज़ों में होता है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम, और फिर जो तार इन्होंने छेड़ा है कि गन्ने की बात की है, गन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चूँकि हम लोग 31 से 6 पे आ गए और 7वां भी रीगा चालू हुआ है, तो मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ कि फिर उसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि गन्ना की फैक्ट्री लगेगी या गन्ना के फैक्ट्रियों के ज़मीन को बेच दिया जाएगा। चलिए, आप देख रहे थे आपका यूट्यूब चैनल कृषि का, और मैं हूँ राकेश के कश्यप, आपसे इसी तरीके से जुड़ता रहूँगा।